बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक जो बाहर से आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और सभी हमारे ज़िले के साथी। ये जो इस समय आप यहां पर देख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा वातावरण आपको महसूस हो रहा है, इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, इसके पीछे जो रिसर्च हुई है, जिसमें लोगों ने अपना जीवन खपा दिए, जिन्होंने नाना प्रकार के प्रयोग किए, ना जाने कितनी मक्खियों से खुद को कटवाए, ना जाने कई लोगों की जाने गई, ऐसे प्रयोग होने में वर्षों लगे। और ये शुरुआत अमेरिका के एक पारदी थे, तो अगर हम देखें कि मधुमक्खी पालन को लेकर जो आज पूरी कार्यशाला यहाँ पर फोकस है, तो इसमें जो अमेरिका के पारदी थे एल लैंगस्ट्रॉथ, इन्होंने 1857 में ये हलचल शुरू कर दी थी। उनके देश में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया में आते आते ये लगभग जो है 1882-83 के आसपास जो है यहाँ पे भी साउथ में और कुछ पंजाब के साइड यहाँ पर मधुमक्खी पालन को लेकर इसकी रिसर्च हुई है। अगर मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताते चलूँ, जैसे जो पंजाब का एक हिस्सा था 1884 में यहाँ पर जो है शुरुआत हुई और मधुमक्खी पालन को लेकर कि कैसे, जब उसका नेचर देखा गया कि कैसे वो रहती है, एक जगह कैसे टिकती है, अंधेरे में रहना क्यों पसंद करती थी, अध्ययन के बाद बॉक्स बनाने की प्रक्रिया की गई, वो किस तरीके के फ्रेम में रहना पसंद करती, उसके ऊपर रिसर्च हुई। तो ये स्ट्रगल जो है लगातार अनुसंधान का ये चलते रहा। इसके बाद अगर हम हमारे यहाँ पर वर्ष 1907 से वर्ष 1917 के बीच में पहली बार हमारे देश का एक मधुमक्खी पालन के ऊपर बुलेटिन चालू हुआ, और ये बुलेटिन जो चालू हुआ है सीसी घोष, मिस्टर सीसी घोष ने इसको चालू किया था, और जिसके बारे में कहा गया। और हमारे यहाँ पर भी एक पीरियड है जिसपे करीब 1911 से 1917 के बीच में मधुमक्खी पालन को लेकर छोटे छोटे समूह में चर्चाएं की गई, जिसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। तो ये एक वो इतिहास है कि आप देख सकते हैं कि कितने अनुसंधान के बाद आज हम ये बात कह पा रहे हैं कि इसका नेचर ये है। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं जो केवल शहद बनाती है, इसके अलावा कोई शहद नहीं बनाता है। अभी जो वाइल्ड हनी को लेकर जो बात हो रही थी, उसमें एक सवाल का मैं जवाब देते चलूँ। वाइल्ड हनी में जो मॉइस्चर लेवल की बात की गई, वंदन केंद्र को के जो साथी मैं उनको बता दूं, अभी मैंने ऐसे 4 ट्रेनिंग यहाँ की और अलग अलग जिलों में की है। वंदन केंद्र में उन 4 दिनों में मधुमक्खी के पूरे जीवन चक्र के बारे में, किस सीजन में शहद कलेक्ट होना चाहिए, किस समय हम बिना झाड़ पे चढ़े ये नीचे से देख लें कि शहद है या नहीं, मतलब इतनी डीपली हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग के जो शेड्यूल है पूरे बहुत डीपली होते हैं, और गांव स्तर पर हम ट्रेनिंग करते हैं। और मॉइस्चर लेवल जैसा बताया गया कि बारिश में भी लोग तोड़ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो उनको नॉलेज नहीं है जैसा कहा गया। अगर इसका पीरियड देखा जाए तो ये नवंबर एंड से, अगर मौसम ठीक ठाक है तो ये हमारा दिसंबर एंड तक पहला कलेक्शन होता है वाइल्ड का, और इस पर कलेक्शन ठंड ज़्यादा होती कम होता है। इसके बाद फरवरी एंड से शुरू होता है, जो अगर मौसम ठीक रहा तो जून तक ये पूरा प्रोडक्शन का काम चलता है। और गर्मी के समय में बारिश और इस तरीके की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, फ्लावर्स नेचुरल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो मॉइस्चर लेवल है वो काफ़ी इस पर मेंटेन होता है। और मेंटेन होने का एक और कारण होता है कि गर्मी तेज़ होती है, मक्खियाँ मॉइस्चर तो खुद कम करती हैं, और जो प्रॉपर मैच्योर्ड हनी जिसको मैं कहता हूँ, जब मधुमक्खी उसके सेल को पूरा 100% पैक कर देती है भरने के बाद, उससे बेस्ट हनी कोई नहीं हो सकता, और उसका मॉइस्चर लेवल भी आपका 18 से 20 के अंदर मिलेगा। आमतौर पे वाइल्ड हनी में बहुत सारे जो हमसे लिंकेज लोग करते हैं कि नहीं हमको इतना शहद में इतना मॉइस्चर चाहिए कि मतलब 20 चाहिए, तो मैं इस बात को लेकर उनको गारंटी देता हूँ कि वाइल्ड हनी पे जो भी काम कर रहा है और रियल में वो काम कर रहा है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि 20 से नीचे मॉइस्चर आपको कोई नहीं दे सकता इंडिया के अंदर। ये गारंटी है मेरी, वैज्ञानिक के सामने मैं अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्योंकि जब समूह काम करने जाता है फील्ड में, और जब पूरा अपनी ड्रेस किट एक वजन सीढ़ी का लेके जाता है, तो वहाँ जाकर वो ये नहीं देखता कि अब मैं मधुमक्खी ने सील्ड की है नहीं, वो तो जाता है और अपना कलेक्शन करके ले आता है, उससे मॉइस्चर से लेना देना नहीं होता।
लेकिन मंडला के अंदर और जहाँ जहाँ हमने ट्रेनिंग की है, क्वालिटी मेंटेन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को हमने फोकस किया है और बेहतर परिणाम यहाँ पे आए हैं। नहीं, एक्चुअली पूरा ट्रेनिंग का था, सर ने कहा कि 10 मिनट प्रॉब्लम्स और समस्या पर बात करनी, तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया। थोड़ा सुझाव में भी आएगी। बिल्कुल, इसके बाद में उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो मॉइस्चर को लेकर वाइल्ड हनी में प्रॉब्लम है, इसीलिए बंधन केंद्र में भी जो ट्रेनिंग हो रही है, अगर यहाँ कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिए होंगे तो वो जानते होंगे कि कितना उसकी डीपली हमने ट्रेनिंग की है। इसके बाद हम यहाँ पर जो अभी सर बता रहे थे कि जो हमारा एक न्यूटन हाइव्स के को लेकर एक रिसर्च हुई थी, जिसपे आज भी उनके नाम से न्यूटन हाइव्स करके जो वो भी पादरी थे न्यूटन के नाम से, जिन्होंने इस पे इंडिया में काम किया था। और रॉयल कमीशन कृषि ने 1928 को इसको पहली बार कुटीर उद्योग का दर्जा दिया, और तब ये एक फॉर्म में एक सिस्टम में आना शुरू हुआ। और अगर हम सही तरीके से देखें, कुछ साल आगे पीछे हो सकते हैं, लगभग 62-65 साल से हमारे इंडिया में बी कीपिंग को लेकर धीरे धीरे बढ़ते गए। और बी कीपिंग हमारा जो नेशनल बी बोर्ड है, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। साथियों, मधुमक्खी पालन को लेकर मैं आपको बता दूं, इसमें 2 भ्रम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और मैंने उन जगहों पे भी ये भ्रम देखा है। मैंने 2 साल यूपी का जो सीतापुर जिला है लखनऊ के पास, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ हमने जब काम किया, ऑटोमेटिक प्लांट भी मैंने वहाँ लगवाया हूँ। यूपी के अंदर पहली किसान कंपनी नेमिस किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनी, जिसको वहाँ पे काफ़ी सराहना मिली। और एक और चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे जो एजेंटों का खेल था, वो 55 से 70 रुपये के ऊपर वो शहद नहीं लेते थे। ये हमारे मतलब सर्वे हमने जो 2 साल रह के किया, और पूरे यूपी के अंदर उस कंपनी के माध्यम से जो पहला एक रेट हमने घोषित किया था, वो 85 किया था, जिस पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि 85 रुपये उनको शहद मिलेगा। तो आप देखिए कि बी कीपिंग को लेकर लोगों की सोच, उनके काम, उनकी मेहनत को एक निचला दर्जे पर रखा गया, और ये सब कंपनियों ने की है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का नेटवर्क कर रखा था। तो मधुमक्खी पालन में जो 2 सबसे बड़े भ्रम है कि मधुमक्खियों को जो पालते हैं वो लोग शक्कर खिलाते हैं, ये उनका भ्रम है। शहद ठीक नहीं होता है, केवल वो फीडिंग को उनके दिमाग में अलग तरीके का एक फीड हुआ है। दूसरा भ्रम क्या है कि शक्कर खाने से और वो शहद अच्छा नहीं होता, इसलिए वो शहद जमता है। जो शहद जमता है इंडिया में आज भी उसे अच्छा नहीं माना जाता, नकली का ही दर्जा उसको दिया जाता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो असली, नकली, क्रिस्टल हनी सारा, कभी आपको टाइम मिले या प्रोग्राम के बाद, यहीं राजीव कॉलोनी में हमारा प्रोसेसिंग सेंटर है, मैं आपको वो दोनों दिखा दूंगा। एक मिनट, कितने लोगों ने इनका सेंटर विजिट किया है हाथ हाथ में? मतलब कितने लोग जानते हैं हनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं? 4-5 लोग जिले में अभी चल रहे, आप 100 लोग बैठे होंगे। अब ये जो सेशन चल रहा है, इसका समस्या और उसके सुझाव को लेकर, ये सेशन की समस्या नहीं, सेक्टर के लिए सुझाव जी। सेशन में चूंकि उसी सेक्टर के लोग हैं, इसलिए वो जरूरी है। क्योंकि जब आपसे परिचय हुआ, आपने भी यही सवाल पहला किया था मुझसे कि यार प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने के पहले एक प्री ट्रेनिंग होना जरूरी है, एक अच्छा वातावरण, और उस सोच को बदलना जरूरी है कि मधुमक्खी पालन का शहद अच्छा नहीं होता। ये आमतौर पे हमसे भी लोग करते हैं, ट्रेनिंग में लोग पूछते हैं। तो ये प्री ट्रेनिंग से, अवेयरनेस प्रोग्राम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और उसी में जो यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक, उनसे निवेदन है कि जो रिसर्च इसको क्रिस्टलाइज जो होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज को लेकर, कुछ ऐसे फूल होते हैं जैसे सरसों वगैरह, इसका तो 100% जमता ही है। आप प्रोसेस भी कर लेंगे, 10 डिग्री से जैसी टेम्परेचर नीचे आता है वो क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे रिसर्च पेपर आम जनता तक पहुँचे ताकि उसके वो कारण को समझ पाए, क्योंकि नकली भी जमता है और असली भी जमता है तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ नियम नहीं, सुझाव मैं दोनों चीज़ बताते जा रहा हूँ। एक तो ये प्री ट्रेनिंग, वो एकदम का ट्रेनिंग का होता है, अभी हम ट्रेनिंग करने नहीं आए, पूरा आधे घंटे में नहीं हो सकती। नहीं, आप सुझाव क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं, आप केवल 2-3 मिनट रुकिए, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद इसमें जो है जो नियम बने हैं मधुमक्खी पालन, चाहे वो नेशनल बी बोर्ड के जो नियम बने हैं,
मैं आदरणीय सर से कहूँगा कि इसको बिल्कुल नोट करके ज़रूर ले जाएं। अभी पिछले साल नेशनल बी बोर्ड ने एक नेशनल लेवल की वेबिनार किया था और उसमें जो रूल्स थे उस पर मैंने एक ऑब्जेक्शन किया था या सुझाव हो कि जब हम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं तो उसमें एक नियम है कि आपका ज़मीन होना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि अगर 100 बॉक्स है तो ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी किसी की भी मेड़ में कहीं भी किसी जगह पर रख सकता है, पूरे खेत में कोई नियम नहीं है। आप हार्टिकल्चर होगा, पूछिए जब वो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो एग्रीकल्चर जमीन का खसरा। जी मैं यहाँ बता दूं आपको कई चीजें जानकारी में। अभी पिछले साल भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन को एक कृषि की आदान सामग्री मान लिया है। कृषि की आदान सामग्री क्या क्या होती है? बीज। मैडम आप बताइए कृषि की आदान सामग्री क्या क्या होती है, बताइए। कृषि में जो आदान सामग्री की बात की गई है, जो भी इनपुट्स जो लगते हैं कृषि को करने में, वो सब आदान उसमें आ जाते हैं। जैसे कि बीज जो मुख्य है, फिर उसके बाद आपकी खाद आ जाती है, उसमें उर्वरक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर भी आ सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स भी आ सकते हैं, आपके जो गोबर खाद है, मेन्योर है, वो सब भी उसमें आ सकती है। इसके अलावा आदान सामग्री में आपके कीटनाशक है, वीडीसाइड, चार मुख्य आदान सामग्री है। पांचवी बीकीपिंग को मान लिया गया है। तो बी को भी अब उसमें इंक्लूड किया है। आदान सामग्री जो अभी जो कुछ समय पहले बता रहे थे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी बीज चाहिए, आपको अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए या बायो फर्टिलाइजर चाहिए, अच्छा लेबर चाहिए। वैसे ही क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बीकीपिंग का भी होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, बीकीपिंग जो जिसके पास जमीन है वही कर सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अब तो जो नई परिभाषा फार्मर की है, बीकीपिंग के फार्मर के बारे में आ गई है कि ऐसा कोई भी आदमी व्यक्ति जो बीकीपिंग कर रहा है, कृपया बैठ जाइए, उसके पास जमीन हो या नहीं हो वो बीकीपिंग कर सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी स्कीम में तो हम ये जो कई चीजें भ्रम में होती है, हमें जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। तो बीकीपिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अपने घर के पीछे भी लोग कर रहा है, ऐसे लोग भी जो अपने घर के पीछे भी बॉक्स रख लेते हैं, करते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी नियम इसमें नहीं है। चलिए, अच्छी बात आपने बताई। दूसरी बात, हमने इसको आदान सामग्री इसलिए डिक्लेयर किया ताकि मैडम बताएंगे कि जब किसान के पास एक क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है ना, उस क्रेडिट कार्ड से वो कुछ या तो उसको कोई आदान सामग्री खरीदनी होती तो खरीद लेता है, बाद में वो पैसा चुकाता है। यही है ना, आदान सामग्री डिक्लेयर करने का यही फायदा है, यही फायदा है। तो ये हमने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लिखा गया है, सारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया गया है कि बी कीपिंग एक आदान सामग्री है और इससे जो होने वाले फायदे मिलते हैं किसानों को वो मिलने चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, फार्मर की डेफिनेशन में अब जो नई डेफिनेशन आई है, डबलिंग फार्मर सिंड्रोम की जो रिपोर्ट आई है, डबलिंग फार्मर सिंड्रोम की रिपोर्ट, उसमें आप भी पढ़ लेना कि फार्मर की डेफिनेशन में बीकीपिंग वर्ड यूज हुआ है। बीकीपिंग करने वाला भी फार्मर है। ये बात बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तीसरी बात इसमें और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी की बात और संक्षिप्त आप कर लीजिए, सुझाव दे दीजिए। तो मैं फिर पूरी बातों को मैं चाह रहा था कि आपके जिले के अधिकारी लोग आ जाएं। तो जितने मैं सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है कि आपके सुझावों को हमारी स्कीम में कैसे फिट हो जाएगी वो वही बताना है, और फिट कौन करेगा इसलिए अधिकारियों का होना जरूरी है। ठीक है ना, चलो आप बताइए। इसमें भी एक और दिक्कत आई है जिले में। अभी जो है हार्टिकल्चर के पास कुछ टारगेट आए थे, बजट जो है 2000 बॉक्स और 2000 उसका हनी फ्रेम को लेकर है। तो अभी उसमें क्या हुआ कि 4000 अगर हम मंडला से तुलना करें तो सारे जो है या तो यूपी, बिहार या मुरैना साइड से बॉक्स और ट्रांसपोर्ट है, तो एक्चुअल कॉस्ट वो प्रॉपर यहाँ पहुँच के नहीं पड़े। नंबर एक नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, आपके मुद्दे में आ गया। हर समय आपको बॉक्स क्यों दिया जाए? एक मिनट, मैं आपको बात समझ गया। हम क्या ये व्यवस्था कॉलोनी बनाने की, बॉक्स बनाने की
व्यवस्था जिले में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सही। नहीं कर सकते क्या? एकदम सही बताओ। हैं? आप ये बात बोलो ना। हमको उसको स्कैन कर दे भाई। आप बिल्कुल सर, सही। ये दो तीन चीजें वही है एंड में जो आप बोल रहे हैं अभी इसमें भी बोला था नहीं कर सकते। अब हम एक मिनट, अब हमसे ये पूछो कि सर आपकी स्कीम में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या जिससे हम जिले में ही बापू ज्ञान केंद्र भी है, आप लोग भी हैं सारे लोग जी हैं, कब तक आपको ऐसे बॉक्स और कॉलोनी दी जाएगी? जो बात आपका सवाल था कि कब तक दी जाएगी, और मान लीजिए वो कॉलोनी आई तो उसमें क्यों ही नहीं है, तो बिना क्यों की कॉलोनी नहीं बनी। कैसी हो? अच्छी गलत होगी। बिना क्यों की कॉलोनी बेकार है, वो कोई मतलब की नहीं है। पता चला कि वो बॉक्स सड़े पड़े मिल गए, खराब मिल गए, फिर आप बोलोगे यार ये क्या आ गए बेकार कचरा। तो जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे उसके लिए स्कीम बनी है, वो बताऊंगा कि वो कैसे फायदा होगा। जी जी सर ने अभी जो बात की वो आखिरी के 2 पॉइंट तो अभी मेरे एक वही सवाल थे। मिला बस आपका। नहीं आखिरी को 2 पॉइंट जो एंड कर रहा था मैं जल्दी उसमें जल्दी। एक आपने बोल दिया जल्दी जल्दी। सर। इसमें जो एक तो जरूरी है कि ब्लॉक स्तर पे इसका एक कैंपेन ऐसी वर्कशॉप हो जिस पे हमारी जैसी और संस्थाएं हैं जो पंचायत स्तर पर समूह के बारे में अवेयरनेस देती रहे। और जो एक आपने बोल ये दिया काम कि कौन कर इसमें सकता है बताओ? अच्छा ये जो काम है जो हमारे एपीओ है, एनजीओ है और ऐसे भी कुछ समाज सेवी संगठन भी होते हैं जो मतलब समाज के लिए या ऐसे टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार पे काम करते हैं। और जिले में और जिले के बाहर भी जैसा भी हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं कई जिलों में कृषि विज्ञान ट्रेनिंग की बात नहीं, और केंद्र, आगे? तो उसमें एक तो ये हो गया, दूसरा क्लस्टर एक इसका डेवलप करने के लिए बहुत से सुझाव दे रहे हैं। जो क्लस्टर मैं तो है। चाह रहा था कि सुझाव आए। क्लस्टर सर ऐसा एक डेवलप हो जाए जो हर जिले में वो मॉडल हो कि एक सेंटर बना, यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, यहीं से मार्केटिंग प्लस जो बॉक्स वगैरह बनने के सारे काम हैं वो उस क्लस्टर पे हमारा एक फोकस हो, जिले का एक हो, वहीं से वो सारे बाकी किसान जो लेना चाहते हो बात है, ऐसा किसी ने सोचा है जैसे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है? आप बात करो, आपके पास ट्रैक्टर है, आपकी कितनी जमीन है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लेकिन पर्सनल तो जमीन नहीं है ट्रैक्टर नहीं करता क्या? नहीं, कस्टमाइजिंग सेंटर है हमारा। कस्टमाइजिंग सेंटर है, बहुत बढ़िया। तो आप दूसरे को किराए पे देते हो, बदले में कुछ पैसा कमाते हो, ऐसे और भी काम करते होंगे। क्या कभी किसी ने बी कीपिंग सेक्टर में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर का दिमाग में किसी के दिमाग में आया? नहीं आया? बोलिए, आप बोलिए, एक मिनट। जी मैं ऋषि सर से अभी 3 साल पहले मधुमक्खी पालन के लिए मैंने सोचा था हाँ और मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया, लेकिन मैंने अभी आफ्टर एजुकेशन के बाद मेरे पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया तो मैंने फ्रेंड से संपर्क तो चलो ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर यदि बी कीपिंग के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हो जाए तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? हैं? बिल्कुल होगा। मान लीजिए आप हैं, आपको फिर से नाम बताइए। रंजीत कछवाहा। आप कस्टम हायरिंग सेंटर चलाते हैं, आपके पास 4000 कॉलोनीज हैं, आपके पास कुछ इक्विपमेंट है बी कीपिंग के, एक्सटेंशन के और जो भी इक्विपमेंट्स हैं। अब आपको 10 कॉलोनी चाहिए, इन्होंने सरसों लगा दी या और